हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बिजनेस कॉल गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम लोग 10 का दम उसका एक क्वेश्चन और लगाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कैसे मिलाते हैं और कैसे एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन, दूसरे से तीसरा रिएक्शन और कैसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को जोड़ते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, उस पर्टिकुलर को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक अल्कोहल है, 6 मेंबर रिंग, उसमें मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल, और उसी पर्टिकुलर कार्बन पे यहाँ OH लगा हुआ है, मतलब अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है ऐसा कंपाउंड। इसके ऊपर H+ का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बना है। फर्स्ट, इसके ऊपर NBS का रिएक्शन है, यहाँ से बनाना है सेकेंड, इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है, इससे बनाना है थर्ड, इसके ऊपर HCl का रिएक्शन है, इससे बनाना है फोर्थ, उसके बाद इथेनॉल हीट है, इससे बनाना है 5, इसके बाद NH2OH-, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6, इसके बाद BH3 सेकेंड स्टेज में H2O2OH- का रिएक्शन है, यहाँ से बनाना है 7, इसके बाद मिथाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन है, इससे बनाना है 8, फिर HI का रिएक्शन, इससे बनाना है 9th, और यहाँ पे पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, हीट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बनाना है 10th। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये 1 से लेकर 10 ये क्या है। चलिए सोचते हैं, एनालाइज करिए। आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट है अल्कोहल, और अल्कोहल के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा है H+ का। अल्कोहल है और अल्कोहल के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है H+ का। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? H+ के बारे में सोचिए, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब इसी के अंदर कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच वाला सेंटर होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने वाला है। यूं कहें कि इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करने वाला है। तो ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई ऐसा सेंटर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? तो क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पैसा जिस रूप में हो सकता है, तो पैसा हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज के रूप में, पैसा हो सकता है या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में, पैसा हो सकता है या तो पाई बॉन्ड के रूप में। तो यहाँ जिस रूप में पैसा है वो क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इसे वाटर के रूप में निकाल देगा। क्यों? क्योंकि OH एक वीक लिविंग ग्रुप है, और अगर OH को निकालना है तो उसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो यही H+ उस OH के साथ रिएक्शन करके वाटर के रूप में उसको सिस्टम से बाहर निकाल देगा। तो जब वाटर के रूप में सिस्टम से बाहर निकल गया तो बना क्या? कार्बोकैटायन। तो बना क्या? कार्बोकैटायन। तो इसी कार्बोकैटायन को एक बार यहाँ पे बना के आपको दिखा दूं कि यहाँ से आपने ये वाला कार्बोकैटायन बना लिया, ये वाला कार्बोकैटायन बना दिया। अब सोचिए, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में अगर इस मिथाइल की शिफ्टिंग करा दें तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपसे रीअरेंजमेंट भी पूछ रहा हूँ। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए कि कार्बोकैटायन के पास एक रीअरेंजमेंट की अच्छी टेंडेंसी होती है कि अगर वो लेस स्टेबल है तो उसके बगल से हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग से वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां पॉजिटिव है उसी के बगल में आपको सोचना होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ ले जाते हैं तो इससे भी कम स्टेबल बनेगा, तो इधर का हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराना है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ लाते हैं तो यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो दैट मीन्स यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग करा देनी है। तो यहीं से मिथाइल की शिफ्टिंग करा देनी है। और जब यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग करा दोगे तो अब जो कार्बोकैटायन आपके पास मिलेगा, आएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यही मिथाइल यहाँ पे जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला आया, तो दैट मीन्स ये कार्बोकैटायन बन गया। मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को आपने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है H+, केवल H+। अब ये आगे ऐसा नहीं कह रहा है कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन सोचना है या एलिमिनेशन सोचना है। मतलब कहानी के किरदार में दो कैरेक्टर हो सकते थे। एक कैरेक्टर हो सकता है E1 रिएक्शन का, एक कैरेक्टर हो सकता है SN1 रिएक्शन का। मतलब अगर मैं इसी वाटर का फिर से अटैक करा दूं और अटैक करा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दूं तो यहाँ OH चला आएगा।
लेकिन दिक्कत ये है कि H प्लस फिर से इसके ऊपर रिएक्शन करके वाटर निकाल के एक कार्बोकेटायन बना देगा, मतलब घूम फिर कर यहीं पे फिर से पहुंच गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना है, और जो कुछ ना कुछ बनाना है इसके आगे कह रहा है NBS, मतलब ये कहीं ना कहीं अल्कीन है। तो कहीं ना कहीं अल्कीन है तो दैट मींस आपको इवन रिएक्शन सोचना है। इवन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, और इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कम स्टेबल होती है। और जो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो तो कम स्टेबिलिटी होती है। तो इंडोसाइक्लिक अगर ज्यादा स्टेबल है तो यहीं से आपको प्रोटॉन को निकाल देना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना देनी है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बना देनी है तो वही जो अल्कीन बन जाएगा वो अल्कीन कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल ऐसे ही है और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो दैट मींस यहाँ से प्रोटॉन निकालते हुए आपने अल्कीन बना दिया। और ये जो अल्कीन बन गया जो आपने नंबर दे दिया 1, और इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर NBS का रिएक्शन। NBS मतलब N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और N ब्रोमोसक्सिनिमाइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग करना क्या है, एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को, एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस करते हैं वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो अगर एक से ज्यादा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन मौजूद हो तो हमें उस फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है, यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये बगल वाला ये एलाइलिक है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला ये एलाइलिक है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला ये एलाइलिक है। तो दैट मींस 3 तरीके के फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है। तीनों में रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाते हो तो अलोंग विद दैट 6 हाइपर कंजुगेशन भी आने वाला है। यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हो तो 2 हाइपर कंजुगेशन आने वाला है, यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हो 2 हाइपर कंजुगेशन आने वाला है। तो दैट मींस यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, और जब यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो इसी पोजीशन पे आपको ब्रोमीन को लेकर आना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप दूसरा प्रोडक्ट बना लोगे तो दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल का OH एक वीक लिविंग ग्रुप होता है, उसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए H+ डाला है। तो वीक लिविंग ग्रुप OH को अलग अलग तरीके से अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। एक H+ डालकर वाटर ग्रुप में निकालते हैं, एक हैलोजन में कन्वर्ट करके SOCl2 का रिएक्शन करा देगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा और हैलाइड के रूप में एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाल देते हैं। इवन टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके टोसाइलेट के रूप में सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। लुकास रिएजेंट डालकर उसे हम कहीं ना कहीं OH ZnCl2 उस रूप में सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, उसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। उनमें से एक H+ का यूज करते हुए और यहाँ से वाटर ग्रुप में निकाला और इवन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनवाया। अल्कीन बनवाने के बाद NBS मतलब याद रखना है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को अगर ब्रोमीन से रिप्लेस करना हो तो यूज किया जाता है NBS वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आप अल्कीन अल्काइल हैलाइड ला चुके हो और यहाँ क्या है एल्कोहलिक KOH याद करिए। चैप्टर के अंदर ये रिच पार्ट, चैप्टर के अंदर यहाँ डेफिशिएंसी का पार्ट और इस रिएजेंट के अंदर रिच वाला सेगमेंट, और जो रिच वाला सेगमेंट है तो कहीं ना कहीं इसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करना है, इस पर्टिकुलर अल्कीन के ऊपर रिएक्शन नहीं करना है क्योंकि ये भी रिच है ये भी रिच है। तो जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करना है तो 2 तरीके का रिएक्शन हो सकता था, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब E2 रिएक्शन। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इसके बगल में यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ और यहाँ एक जैसे है, तो कहीं से भी आप इस H को निकाल दीजिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग HBr को निकालते हुए डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो HBr को निकालकर अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, HBr को निकाल के अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाएगा। यही वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका कौन सा हो गया, तीसरा। तो याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर 2 तरह के रिएक्शन पैरेलली चलते रहते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन।
अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी सब्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगी, अच्छा बेस है तो रिएक्शन एलिमिनेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। कार्बोकटाइन बना के जाएगा, SN1 रिएक्शन है या E1 रिएक्शन है, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डायरेक्ट जाएगा तो SN2 रिएक्शन है या E2 रिएक्शन है। मतलब इन जनरल दिमाग में बैठा सकते हो, अल्काइल हैलाइड के ऊपर पानी का रिएक्शन SN1, अल्काइल हैलाइड के ऊपर KOH का रिएक्शन SN2, अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन E1 और अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन E2। तो E2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कीन बना दिया। अब इसके बाद क्या है, HOCl का रिएक्शन है, HOCl का रिएक्शन है, तो दैट मीन्स कहानी में अल्कीन है, कहानी में HOCl का रिएक्शन है। याद करिए, अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं, और जो अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो HOCl का इंपॉर्टेंस कि यहाँ पर Cl इलेक्ट्रोफाइल होता है और OH न्यूक्लियोफाइल होता है। HOCl में Cl इलेक्ट्रोफाइल होता है, OH न्यूक्लियोफाइल होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि HOCl में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव H+ है, मतलब H को इलेक्ट्रोफाइल सोच लेते हैं। कभी इससे बच जाएं तो उनके दिमाग में बैठा होता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो OH को एज ए इलेक्ट्रोफाइल सोच लेते हैं। लेकिन केयरफुल रहिएगा, HOCl में Cl इलेक्ट्रोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल है। और जो Cl इलेक्ट्रोफाइल है और इसके ऊपर अटैक करना है, इसकी कहानी में एक और किरदार है, ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं। और अगर कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स की बात भी करेंगे। मतलब अगर 1,4 एडिशन होता है तो इसका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन 1,2 प्रोडक्ट बनता है दैट मीन्स काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा। और हर चीज स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के थ्रू ही आगे बढ़ती है। और हर चीज अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ आगे जा रही होती है तो ओवरऑल हमें भी इन जनरल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर फोकस करना है। दैट मीन्स 1,4 एडिशन कराना है, और जब 1,4 एडिशन कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर जोड़ना है। और जो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ को यहाँ जोड़ देना है, न्यूक्लियोफाइल OH- को यहाँ जोड़ देना है, और इसी पर्टिकुलर का रेजोनेंस कराते हुए हमें डबल बॉन्ड बीच में सोच लेना है। तो दैट मीन्स थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हुए, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हुए यहाँ चला आएगा Cl, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा OH। फिर से दिमाग बैठाइए, जहां कहीं भी कंजुगेशन आ जाए, जहां कहीं भी 1,3-ब्यूटाडाइन जैसा केसेस आ जाए और उसके ऊपर कभी E-NU का रिएक्शन कराएं तो दो तरह का रिएक्शन प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और एक 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर, लेकिन हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर। तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो लिखा हुआ नहीं है, रूम टेम्परेचर को मानते हुए 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमने बना दिया। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर चौथा प्रोडक्ट बना लिया। और यहाँ कह रहा है इथेनॉल हीट, इथेनॉल हीट। सोचिए, चैप्टर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, अल्कीन है, अल्कोहल है, और यहाँ इथेनॉल हीट की बात कर रहा है। और जब इथेनॉल हीट की बात कर रहा है तभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला अल्काइल हैलाइड और उसके ऊपर अल्कोहल हीट, दैट मीन्स E1 रिएक्शन। और जब E1 रिएक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसी पर्टिकुलर Cl को निकालेंगे, कार्बोकटाइन बनाएंगे। और जो कार्बोकटाइन बनाएंगे तो रेजोनेंस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो इस वाले हाइड्रोजन को निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो E1 रिएक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग, E1 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा OH। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि इनॉल है, और अगर ये इनॉल है तो क्या ये इनॉल स्टेबल है? नहीं, तो तुरंत ये टॉटमराइज कर जाएगा, और तुरंत ये टॉटमराइज करके ये अपने कार्बोनिल कंपाउंड में, ये अपने कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये अपने कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, जिसमें यहाँ पे तो आपने साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही बना दिया, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ऐसे ही बना दिया, डबल बॉन्ड ऐसे ही है, और यहाँ पे आपको मिल गया CO। तो यहाँ इंपॉर्टेंस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पे HOCl से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हुए ये सोचना है, और उसके बाद अल्कोहल हीट E1 रिएक्शन सोचना है।
और इवन रिएक्शन में Cl को निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव यहाँ लाना है। अब दो संभावनाएं, डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड इधर बनाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेंस वाली बात आएगी, दैट मींस स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ सोचिए, ना कि डबल बॉन्ड यहाँ सोचिए। लेकिन अच्छी बुरी बात ये है कि इस पर्टिकुलर के रेजोनेंस के होने के बाद आपने ये तो बना दिया, लेकिन यहाँ का इनॉल कम स्टेबल तुरंत ये टोटलाइज करके अपने कीटो फॉर्म में पहुंच जाएगा। दैट मींस आपको जो प्रोडक्ट सोचना है, पांचवा ये प्रोडक्ट आपको ये सोचना है। अब कह रहा है ये जो प्रोडक्ट बना इसके ऊपर NH2NH2OH माइनस, ये NH2NH2 NaOH याद करिए NH2NH2OH माइनस कहानी में कीटोन है, कहानी में अल्कीन है, मतलब अल्कीन कीटोन हाइड्राजीन बेस। सोचिए अल्कीन है, कीटोन है, हाइड्राजीन है, बेस है। तो हाइड्राजीन का रिएक्शन कहाँ पढ़ा है आपने? क्या आपने अल्कीन चैप्टर में पढ़ा है कि आपने कार्बोनिल चैप्टर में पढ़ा है? तुरंत सोचोगे तो दिमाग में आ जाएगा यार कार्बोनिल का रिडक्शन ही तो है। और अगर ये कार्बोनिल का रिडक्शन है, ये आपका वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है, तो वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इसी CO वाले पार्ट का रिडक्शन कराइए और CO वाले पार्ट का रिडक्शन कराते हुए इस पर्टिकुलर को अल्कीन में कन्वर्ट कर दीजिए। और जब अल्कीन में कन्वर्ट हो गया तो ये बन गया आपका 6। अल्कीन में कन्वर्ट हो गया ये बन गया 6। और ये जो 6 बना इसके ऊपर कह रहा है BH3 और H2O2OH माइनस। ये जो अल्कीन बना इस अल्कीन के ऊपर कह रहा है BH3 H2O2OH माइनस। याद करिए BH3 H2O2OH माइनस कौन सा रिएक्शन है? BH3 H2O2OH माइनस कौन सा रिएक्शन है? याद आया? BH3 याद आया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजेंबल एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट, दैट मींस वाटर का एडिशन है रिजेंबल एंटी मार्कोनिक, दैट मींस यहां जोड़ना है OH, यहां जोड़ना है H और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल बना लेना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये अल्कोहल बना लेना है, यही अल्कोहल हो गया आपका 7th। याद रखिएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन follows Markovnikov rule, but product resemble anti-Markovnikov product। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मार्कोनिकव रूल फॉलो करता है या मार्कोनिकव रूल वायलेट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोज मार्कोनिकव रूल बट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आया कि सर मार्कोनिकव रूल होता क्या है? तो मार्कोनिकव रूल होता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक कराते हैं तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वहां जुड़ता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ आएगा नेगेटिव पार्ट, यहाँ आएगा पॉजिटिव पार्ट। क्यों कह रहे हैं कि रिजेंबल एंटी मार्कोनिकव? क्योंकि बच्चों के दिमाग बैठा होता है कि जब वाटर को जोड़ते हैं तो H+OH माइनस, लेकिन यहाँ पे H+OH माइनस नहीं है बल्कि यहाँ हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और जो हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो यहाँ हाइड्राइड आएगा और यहाँ OH आएगा, इसलिए बोल रहे हैं रिजेंबल एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट। और रिजेंबल एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने 7 ये बना दिया। इसके बाद कह रहा है मिथाइल क्लोराइड KOH और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में है अल्कोहल। याद करिए अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, KOH है। सोचिए कहानी में अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, KOH है। कुछ याद आया कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और अगर अल्काइल हैलाइड की बात करें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सोचिए व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कोई नेम रिएक्शन आपको याद आ रहा हो जिसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहल बेस का रिएक्शन कराते हैं? कुछ याद आया? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। याद आया? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बेस क्या करेगा? बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, और एक एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे देगा और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को ऊपर अटैक करेगा और Cl को हटा देगा। मतलब बेस ने पहले प्रोटॉन खींचा, O- बनाया और इस O- ने इस मिथाइल को ऊपर अटैक किया, Cl हटा दिया, तो वाया SN2 मैकेनिज्म आपने यहाँ से ईथर बना दिया।
और जो ईथर बना दिया तो इसी पर्टिकुलर को एक नाम दे सकते हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसी को एक नाम दे सकते हो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, when alkyl halide is treated with alcohol in presence of base give ether as a product, this reaction is called as Williamson ether synthesis। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस के कोरस्पॉन्डिंग आपने ईथर बना दिया। अब ये जो ईथर बन गया, इस ईथर के ऊपर कह रहा है HI का रिएक्शन है। ये जो ईथर बन गया, इस ईथर के ऊपर कह रहा है HI का रिएक्शन है। अगेन ये OR एक वीक लिविंग ग्रुप, अगर OR एक वीक लिविंग ग्रुप और इसे निकालना है तो अगेन डालते क्या है H+, और जब H+ डालोगे तो यही इस पर्टिकुलर H+ के ऊपर अटैक कर देगा, और H+ के ऊपर अटैक कर देगा। अब चॉइस है इधर कार्बोकेटाइन बनाने की, इधर कार्बोकेटाइन बनाने की, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल इसलिए मिथेनॉल के रूप में निकल जाएगा। और जब ये मिथेनॉल के रूप में निकल जाएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो कार्बोकेटाइन मिला वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसे बन गया। और जब ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, अगेन प्राइमरी है रीअरेंजमेंट की संभावना है, तो यहीं से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दें, और हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराकर इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला यहाँ पर बना दें। इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर I- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, और I- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस पर्टिकुलर को अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो अल्काइल आयोडाइड बन गया यही आपका अल्काइल आयोडाइड हो गया 9। अब इस 9 के ऊपर क्या कह रहा है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर क्या कह रहा है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हीट। याद करिए, अल्काइल हैलाइड बल्कि बेस, अल्काइल हैलाइड बल्कि बेस, कुछ याद आया? कुछ याद आया? अगर ध्यान से देखें, अल्काइल हैलाइड नॉर्मल बेस, कुछ याद आया? अल्काइल हैलाइड के ऊपर नॉर्मल बेस का रिएक्शन कराया जा रहा है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर बल्कि बेस का रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर नॉर्मल बेस का रिएक्शन कराएं तो इसका मतलब सेडजेफ, जहां से स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है वो बनाना है, और जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर बल्कि बेस का रिएक्शन कराया जाए तो कहानी हॉफमैन, मतलब जहां पर बीटा पोजीशन स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो वहां से प्रोटॉन खींचना है और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहां से जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हॉफमैन प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। क्योंकि ये पोजीशन एक जैसी है, यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, इसलिए यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकालना है, यहाँ से प्रोटॉन निकालना है और डबल बॉन्ड बनाना है। और जब डबल बॉन्ड बनाना है तो ये आपका कोफॉर्म प्रोडक्ट बन गया। तो एक बार फिर से कह रहे हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस को मिलाकर बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर के कोरस्पॉन्डिंग में क्या क्या चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। ए OH जो वीक लिविंग ग्रुप है, कैसे उसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, कैसे उसे निकालोगे, आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए। OR एक वीक लिविंग ग्रुप है, अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे आपको मालूम होना चाहिए। मतलब अल्कोहल को अगर अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो मतलब डिहाइड्रेशन कराना है, और डिहाइड्रेशन के लिए पानी निकालना है तो OH डायरेक्ट H के साथ निकलकर वाटर ग्रुप में नहीं निकलता है, बल्कि पहले OH प्रोटॉन को लेकर वाटर ग्रुप में निकालता है, बाद में प्रोटॉन निकल जाता है तो अल्कीन बन जाती है। तो दैट मींस रीअरेंजमेंट के साथ मैं आपसे इवन रिएक्शन अल्कोहल पूछना चाहता हूँ। रीअरेंजमेंट के साथ मैं आपको इवन रिएक्शन अल्कोहल पूछना चाहता हूँ, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पूछना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर के ऊपर फोकस कराना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपसे अल्काइल हैलाइड का E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, अल्काइल हैलाइड का E2 रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को जानना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे वुल्फ-किस्लर रिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। इसके बाद अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन रिजेंबल एंटी मार्कोनी कर्व यहाँ पर फॉलोज मार्कोनी कर्व, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए कि मार्कोनी कर्व क्या है, कहाँ वो फॉलो करता है और कहाँ वो रिजेंबल एंटी मार्कोनी कर्व की बात करता है। उसके बाद यहाँ पर मैं SN2 रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बात कर रहा हूँ।
अच्छा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे ईथर बना ले रहे हो, तो उसके बाद फिर से इसी ईथर का मैं आपसे SN1 रिएक्शन पूछना चाहता हूँ। और SN1 रिएक्शन पूछने के बाद लास्ट में आपसे E2 रिएक्शन के साथ साथ आपका मैं हॉफमैन एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश कराना चाहता हूँ। तो दैट मीन्स कैसे आपको हॉफमैन एलिमिनेशन कराना है, कैसे आपको सेट्ज़ एलिमिनेशन कराना है, इस कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपर तरीके से क्लियर रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन 10 का टर्म रियल में एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के और मजेदार इंटरेस्टिंग इंटर कन्वर्जन के लिए जुड़े रहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लगाते हैं तो आपका कमांड बढ़ता है, आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर दूर होता है। तो ऑर्गेनिक आसान है, जो आपके दिमाग में रिएक्शंस हैं उन्हीं रिएक्शंस को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में चीज़ों को करना होता है, समझना होता है, धीरे धीरे रिएक्शन सारे बन जाते हैं। तो ऑर्गेनिक आसान है और मज़ेदार इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप इससे जुड़े रहिए, जिससे मैं आपका ऑर्गेनिक का डर दूर करा पाऊँ। गुड लक, गुड डे।